क्या आप ये पानी पी सकते हैं? अभी इसी महीने की बात है, यूएस कांग्रेस की एक हियरिंग के दौरान कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब बारी आई तो उन्होंने माइक की जगह 2 मेसन जार मेज पर रखे और यही सवाल पूछा। जो अकाउंटेबल हैं सामने बैठे रहे, चुप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि गुनहगार अपनी पार्टी का, उससे बहुत सारा काम पड़ता है और वो बहुत सारे पैसे देता है। उसी ने गांव में अपना एआई डेटा सेंटर बनवाया, विस्फोट, खुदाई, पेड़ कटाई और इसी के बाद नलों से बुरा गंदा पानी। कहें तो क्या कहें? एन एआई जनरेटेड आंसर, अ डेटा सेंटर और किसी दूर गांव में सूखता हुआ एक कुआं। इन तीनों के बीच जो एक सीधा रिश्ता है ना, जो बिग टेक जायंट्स आपको कभी नहीं बताते ना बताना चाहेंगे, आज अंडर रिपोर्टेड में इसी पर बात करेंगे। हम आप चैट जीपीटी और जेमिनाई के भरोसे जो अपनी नौकरियां चला रहे हैं ना, उसकी कीमत कौन चुकाता है, उनकी शक्लें देख लीजिए, फिर फर्क पड़ना न पड़ना आपकी संवेदना और विवेक पर। इसके अलावा ग्लोबल ब्रीफ तो है ही, आपको हफ्ते के सारे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स के बारे में बताना है, तो इसीलिए शुरू करते हैं। लेट्स फर्स्ट हेड टू व्हाट हैपेंड इन द कांग्रेस। मई 2026 के तीसरे हफ्ते की बात है। हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी की ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन सब कमेटी में एक बहुत ही जरूरी हियरिंग चल रही थी। एक तरफ न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेज, इनको शॉर्ट फॉर्म में लोग एओसी भी कहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए की वाटर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जेसिका क्रेमर। वहां बैठी जनता ने क्या देखा, ये हमने आपको शुरू में बताया, लेकिन एक बार आप खुद अपनी नजर देखिए। Are you observing any negative impacts on data center construction on water quality for Americans? I don't think anything like that's been raised to my attention. I'm not aware of that. Okay. I have a jar right here. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after a data center was constructed, the metadata center was constructed, the only difference between the clean water and this was that data center. I have another one as well. So this wasn't just one well. These wasn't just one family's situation. This is what the drinking water now looks like next to that data center. And I think both of us can agree that neither one of these things are drinkable. अलेक्जेंड्रिया ने सिर्फ मेटा ही नहीं, पूरे अमेरिका में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रही वाटर क्राइसिस पर एक नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर दी, बट क्रेमर अपीयर्ड कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। शी रिप्लाइड दैट no such matter has been brought to her attention, but she will investigate it as soon as she returns to the office. सुनिए उनको। So as soon as I get back to the office, I will be looking into exactly what you've just talked about, because anywhere, whatever type of construction it is a priority to ensure that water quality standards established by EPA are being met. And so we'll be looking into that certainly. Are there any mandates for data centers to do water quality testing prior to construction? Of like coming from a public water supply, drinking water supply sampling? Wells, yeah. I'm not aware of anything like that. However, it doesn't mean I'm just not aware of it. Might exist, Yes, but I'm of not. course. आपने सुन लिया, अलेक्जेंड्रिया का सवाल भी, क्रेमर की चुप्पी भी। ये भी कमाल है, सही सुनाई देता है, मौन गूंजता है। और इतिहास के हर दौर में ये दोनों ध्वनियां साफ साफ रिकॉर्डेड है, कहा भी, अनकहा भी और अनसुना भी। खैर, कहां की बात कर रही थी अलेक्जेंड्रिया? मॉर्गन काउंटी। क्या हुआ है वहां? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, मतलब जाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स एडिटर बजट अप्रूव कर दे तो जाएंगे, पर अभी जितना चल सकते हैं उतना चलते हैं। जॉर्जिया स्टेट में 2 छोटे छोटे रूरल काउंटीज हैं, मॉर्गन काउंटी और न्यूटन काउंटी। काउंटी माने भारत के हिसाब से समझे तो लगभग एक जिला या डिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ होता है ना देश फिर स्टेट फिर तहसील, नहीं, हमारे यहाँ होता है पहले देश फिर स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट फिर तहसील। वैसे ही वहां भी होता है, पहले देश फिर स्टेट या रीजन फिर काउंटी फिर सिटी या टाउन। मतलब काउंटी जो है वो सिटी या टाउन से बड़ी यूनिट है। तो अटलांटा से करीब 60-70 मील ईस्ट में मॉर्गन काउंटी और न्यू काउंटी के बॉर्डर पर है एक जगह स्टैंटन स्प्रिंग्स। यहाँ 2018 में मेटा का एक बहुत बड़ा $750 मिलियन यानी 7100 करोड़ से ज्यादा का डेटा सेंटर आया, बनना शुरू हुआ। डेटा सेंटर्स में क्या होता है? इनसाइड दीज सेंटर्स मैसिव सर्वर फार्म स्टोर एंड प्रोसेस बिलियंस ऑफ फोटोज, वीडियोज, मैसेजेस एंड ऐप एक्टिविटीज फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। मेटा के ही हैं तीनों। इसके अलावा वो एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। एल्गोरिदम्स का खेल भी यहीं होता है और स्पैम और हार्मफुल मटेरियल की तफ्तीश जांच भी यहीं होती है।
ये फैसिलिटीज 24/7 ऑपरेट करती हैं और उनको चाहिए होते हैं बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम्स बिकॉज द सर्वर्स जनरेट इनॉर्मस हीट एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में आराम से बात करेंगे। खेती, शांति और जमीन के नीचे से निकलने वाला साफ पानी। मेटा के आने से पहले इन दोनों काउंटीज की गंवई जनता के पास बस इतना था। टेक द केस ऑफ बेवर्ली मॉरिस, अ 71-year-old रेसिडेंट ऑफ न्यूटन काउंटी, जिनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुलाई 2025 में एक डीप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो मॉरिस और उनके पति जेफ अपने घर में रहते थे, घर जो डेटा सेंटर से सिर्फ 1000 फुट दूर है। एज पर द एनपीटी रिपोर्ट, जैसे ही मेटा का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, उनके घर में पानी आना बंद होने लगा। डिश वॉशर, आइस मेकर, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट सब बेकार। धीरे धीरे नलों से पानी टपकना तक बंद हो गया। उनके पड़ोसी क्रिस विल्सन की भी यही कहानी है और इतनी ही क्रिटिकल कंडीशन है मॉर्गन काउंटी की। दरअसल शहरों की तरह यहाँ पाइपलाइंस है नहीं। गांव के लोग प्राइवेट वेल, कुओं पर डिपेंडेंट है। जब अंडरग्राउंड वाटर के लेवल्स गिरते हैं या पोल्यूट होते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बिगड़ क्यों रहा है? जब इस लेवल पर कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो जमीन खोदी जाती है, पेड़ काटे जाते हैं और सबसे जरूरी विस्फोट यानी ब्लास्ट्स होते हैं। ये कॉमन मॉडस ऑपरेंडी आपको हर जगह मिलेगा, ऐसे ही काम होता है। तो बहुत मुमकिन है कि कंस्ट्रक्शन के लिए की जा रहे जो ब्लास्ट्स हैं उन्होंने वाटर टेबल को हिला दिया। एज पर इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिस्ट नेवशा अजामी, इतने बड़े डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन के लिए पहले जमीन को डी वाटर किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, यानी आसपास का अंडर वाटर पंप करके निकाल लिया जाता है। जब पानी की सरफेस नीचे चली जाती है तो पंप नीचे की मिट्टी और जिसे हम गाद या सिल्ट कहते हैं उसे खींचने लगता है, इसीलिए भूरा पानी। सीधी साफ जुबान में कहा जाए तो डेटा सेंटर्स इतना पानी हजम कर ले रहा है कि बाकी सबके लिए बच ही नहीं रहा है। रहने वालों ने भी यही बताया कि डेटा सेंटर के लिए जमीन साफ करने और ब्लास्टिंग के लिए बाद से ही उनके कुओं में भूरा गाद भरा पानी आने लगा। मैन्सफील्ड के मेयर ब्लेयर नॉर्दन ने यहां तक कह दिया कि अगले 2 सालों में वाटर यूसेज 33% बढ़ जाएगा। नॉर्मली एनुअल इंक्रीज सिर्फ 2% के आसपास रहता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, न्यूटन काउंटी कुड रीच अ स्टेट ऑफ वाटर डेफिसिट बाय 2030। देखिए, एक बड़ा एआई डेटा सेंटर हर दिन 50 लाख गैलन के बराबर पानी पी सकता है। मतलब अगर इक्वेट करें तो 16,000 अमेरिकन घरों की खपत के बराबर। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए ताकि चैट जीपीटी या जेमिनाई या क्लॉड चलाते समय याद रहे कि क्या हो रहा है। पहले तो एक हेडलाइन चलती थी कि एवरी एआई प्रॉम्प्ट कॉस्ट ½ लीटर ऑफ बॉटल या अ बॉटल पर ईमेल, पर अब ये नंबर्स आउटडेटेड हो गए। डॉक्टर शाओलिन रेन है जो स्टडी की लीड रिसर्चर, उन्होंने ये नंबर्स रिवाइज किए हैं। आज के ऑप्टिमाइज सिस्टम्स 33 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है और इनसे 500 ml नहीं 5 ml पानी लगता है। हालांकि 5 और 500 के चक्कर में नहीं फंसना है, बिकॉज अ सिंगल प्रॉम्प्ट तो फील्स नेग्लिजिबल बट इट इज द स्केल विच इज कंसर्निंग। चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स हर दिन बिलियंस ऑफ प्रॉम्प्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो गुणा गणित आप करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि पानी लगता क्यों है, तो इसके लिए एआई से मत पूछिए, हम बताते हैं। सो व्हेनेवर यू गिव अ प्रॉम्प्ट टू एन एआई, ज्यों ही आप अपने मन की बेचैनी को एक सवाल की शक्ल देते हैं और एंटर दबाते हैं, हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू जिनको कहते हैं, वो उनकी एक पूरी फौज आपके जवाब के लिए जुट जाती है। और ये जो प्रोसेसिंग चिप्स हैं दे गेट एक्सट्रीमली हॉट, मतलब भयंकर। जैसे आप लंबी गाड़ी चला लो तो इंजन गर्म हो जाता है, वैसा ही कुछ। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मेल्टिंग, डेटा सेंटर्स यूज 2 मेन मेथड्स। फर्स्ट इज लिक्विड कूलिंग, बंद पाइप्स के जरिए ठंडा पानी सीधे सर्वर रैक के ऊपर से निकाला। सेकेंड इज इवेपोरेटिव कूलिंग टावर्स। इन पाइप्स को जो बंद थी उनसे निकलने वाली जो गर्मी निकलेगी कूलिंग टावर्स में भेजी जाती है, जहां गर्म पानी को हवा में स्प्रे किया जाता है और बड़े बड़े फैन से उसे भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है। इवेपोरेशन से गर्मी तो निकल जाती है, लेकिन पानी तो अब पानी रहा नहीं, भाप बन के उड़ गया। इसके अलावा है इनडायरेक्ट वाटर विच इज यूज्ड by the power grid to generate electricity for running the servers। और कहानी सिर्फ जॉर्जिया के इस गांव की एक गांव की नहीं है। एआई की इस अंधी दौड़ में चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, हर मॉडल को ट्रेन करने के लिए लाखों सर्वर्स चाहिए, हर सर्वर को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए, और वो पानी आता है किसी के घर से, आज मॉर्गन काउंटी से, कल आपके यहाँ से। मतलब जो हम एक बड़े दम्भ के साथ कहते हैं ना कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एआई और इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर है, इस दौर में आपके मन की जो बाल सुलभ चंचलता है उसके लिए किसी के हक का पानी मारा जा रहा है। देखिए, मैं आपको गिल्ट दे दूं कि आप किसी के हक का पानी नहीं मार सकते, एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लूं कि कोई करे ना करे, आपको करना नहीं चाहिए, एक पहल हमारे भविष्य के नाम वाली बात चिपका दूं और वो बात गलत भी नहीं होगी। मगर ये वो एनालॉजी नहीं है कि सरकार कितना करे, आपको अपना कचरा कूड़ेदान में डालना है। यहाँ पे एनालॉजी में फर्क है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है भाई साहब, या नाम भर के आप एक सिविक स्टैचर तक आ चुके हैं, अब यहां से वापस नहीं जा सकते। एआई आ रहा है, धड़ल्ले से आ रहा है, नौकरियां ले रहा है,
पर यह बात हो कहां रही है कि इसके और क्या नुकसान है। हम तो अभी तक फ्लैबरगास्टेड है कि देखो देखो एआई क्या बना दे रहा है, क्या से क्या कर ले रहा है। हर फील्ड में, हर संस्थान में एआई को जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त उसी का है जो एआई को मास्टर कर ले, तो आपके पास ऑप्शन कहां है? ऐसी किसी कॉन्वर्सेशन को भी अफोर्ड करने का ऑप्शन कहां है? आपको देनी है 8 खबरें एसईओ से सुसज्जित, आपको बनानी है 5 से 8 वीडियोस, और आप पर लटक रही है तलवार, कभी अप्रेजल की, कभी ले ऑफ की। तो आप बनाइए, हम भी बनाते हैं। मगर जो कुछ कर सकते हैं उन्होंने क्या किया? अमेरिका की सरकार ने क्या किया? क्या करती हैं सरकारें ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज पर? कुछ नहीं। इस इंडस्ट्रियल पार्क की देखरेख करने वाला जॉइंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पोक्स पर्सन बेन शील्डर ने खुद माना है कि कंस्ट्रक्शन से पहले कोई वेल वाटर स्टडी नहीं की गई थी। हालांकि उन्होंने एक हालांकि जरूर जोड़ दिया कि द टाइमिंग ऑफ द प्रॉब्लम कुड बी अ कोइंसिडेंस। और मेटा के जो स्पोक्स पर्सन है रायन डैनियल्स, उनका कहना था कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड वाटर स्टडी करवाई जिसमें पाया गया कि डेटा सेंटर के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस का निवासियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहे हराम कर दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो। ये सिर्फ शेर जो है वो कटाक्ष के लिए नहीं है। An investigative report by Fast Company exposed that the independent study did not cover the property of Beverly Morris, जिनके बारे में हमने पहले बताया, माने जिन्होंने शिकायत की उनके घर की जमीन का टेस्ट ही नहीं हुआ। जियो। अब आपको बताऊं आगे क्या होगा। वही जो होता आया है, कुछ नहीं। ये वाली हियरिंग सोशल मीडिया पर इसलिए इतनी चल गई बिकॉज मॉर्गन काउंटी इज अ स्टॉन्चली कंजर्वेटिव रिपब्लिकन एरिया। डोनाल्ड ट्रंप को यहां से 50 पॉइंट की बढ़त मिलती है, और अलेक्जेंड्रिया जो है वो एक डेमोक्रेट सांसद है। उनका एक एक्सट्रीमली राइट विंग इलाके में जाकर वहां के गांव वालों की आवाज उठाना अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो इतनी बाइपोलर है वो एक बहुत रेयर घटना, इसलिए इतना क्लाउड मिल रहा है। वरना 2 महीने पहले मार्च में अलेक्जेंड्रिया ने ही वर्मोंट के सेनेटर बर्नी सैंडर्स के साथ मिलकर इसी से जुड़ा एक बिल पेश किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर मोरेटोरियम एक्ट। इस बिल की डिमांड थी कि जब तक कांग्रेस कोई कॉम्प्रिहेंसिव एआई सेफ्टी लॉज पास नहीं कर लेती तब तक पूरे अमेरिका में नए एआई डेटा कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे सेंटरों के। लेकिन बिल में बहुत कड़ी कड़ी कंडीशंस थी, मगर ये बिल अभी पास नहीं हुआ। ऑफ कोर्स द रिपब्लिकन मेजॉरिटी एंड प्रेशर फ्रॉम द टेक इंडस्ट्री आर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। इंडियाना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना जैसे कुछ एक काउंटीज और टाउन्स ने लोकल लेवल पे डेटा कंस्ट्रक्शन पे अपना एक टेम्पररी बैन लगा दिए हैं, पर नेशन वाइड ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसी डिलेमा में नहीं है, उनका स्टैंड साफ है, रफ्तार बढ़ाओ। जुलाई 2025 को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14318 साइन किया था। उसका क्या था टाइटल? एक्सेलरेटिंग फेडरल परमिटिंग ऑफ डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मकसद था कि एआई डेटा सेंटर्स के लिए परमिटिंग प्रोसेस जो है वो तेज की जाए, ताकि ये जो क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट जैसे चोंचले हैं ना, उनकी वजह से कोई अड़ंगा ना आए। मेटा, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ट्रंप की एआई नीति का समर्थन कर रही हैं। अब इसके बाद बड़े बड़े एआई ड्रिवन सेंटर्स 50,000 की आबादी वाले शहर के बराबर पानी पीते रहे। नेदरलैंड्स, उरुग्वे, चिली में डेटा सेंटर्स के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे। डेमोक्रेट्स रोते रहे, कहते रहे कि हमें रुक कर सोचना चाहिए। पर ट्रंप या टेक जाइंट्स तो बनी हैं, दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, गिरना भी चाहते हैं, बस रुकना नहीं चाहते। तो इस पूरी रिपोर्ट के अंत में 3 बड़े सवाल हैं जो आपको सोचने चाहिए। जेसिका क्रेमर ने कांग्रेस में जो वादा किया कि जांच करवाएंगी, वो होगी क्या? क्या मेटा की इंडिपेंडेंट अंडरग्राउंड स्टडी कितनी इंडिपेंडेंट थी और क्या उनको ये अधिकार मिलना चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या एआई की रफ्तार इंसानी जरूरतों की रफ्तार से ज्यादा है? ये सारे कुछ सवाल हैं जो इस दौर में हम लोग को सोचनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद तो वो वाला शगुफा आ ही जाएगा कि अब बहुत देर कर दी है। अब हम लोग अपने दूसरे सेक्शन ग्लोबल ब्रीफ की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते जो एक सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स के देखने समझने वालों के बीच घूमा वो था कि डील होगी या नहीं, क्योंकि फिराक साहब के शेयर की ऐसी तैसी करते हुए डील आ रही है, डील आती है, आ रही होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये कहकर मार दी है। यही चल रहा है। पाकिस्तान के मीडिएशन में अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, टॉक्स जारी हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, सैंक्शंस, लॉन्ग टर्म पीस डील सब टेबल पर है। मगर हॉर्मूज का क्या? इसी हफ्ते 23 मई को अमेरिकन न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एक्सियोस ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी। अकॉर्डिंग टू दिस, अमेरिका और ईरान एक ऐसी डील के करीब हैं जिसमें सीज फायर 60 डेज तक एक्सटेंड होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा खुलेगा, ईरान तेल बेच सकेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डील हो गई कहकर अनाउंस भी कर दिया, एक नहीं कई दफे,
बार बार अलग अलग शक्ल में, लेकिन ईरान ने इसे ऑफिशियली कंफर्म ही नहीं किया। कभी कभी मुझे ट्रंप उस उत्साही सोशल मीडिया सब एडिटर के जैसे लगते हैं जो बस बॉस की नजर में चमकने के लिए जांचे परखे बिना ही पहले पोस्ट कर देता है, फिर पूछता है। हाँ, unlike an ordinary sub-editor, he enjoys the distinct advantage that whatever he states will be taken as fact. खैर, 25 और 26 मई को अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स पर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स किए। IRGC ने जवाब देने की धमकी दी और जैसे ही ऐसा हुआ ऑयल प्राइसेस फिर से चढ़ गए। मतलब एक हाथ में डील, दूसरे हाथ में बम। दूसरी खबर है बोलीविया से, हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताई थी। वहां इस बार भी अपडेट है। प्रेसिडेंट रोड्रिगो पाज के खिलाफ 2 हफ्तों से कैपिटल ला पाज में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। द बोलीवियन वर्कर्स सेंट्रल फार्मर यूनियन and miners have blocked the roads, markets are empty and hospitals are facing an oxygen shortage. At least 3 लोग इस वजह से एम्बुलेंस न पहुंच पाने की वजह से, ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से मारे गए हैं। इन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी एक लैंड मॉर्टगेज बिल से। क्या है ये लॉ? तो बोलीविया में होता यह है कि छोटे किसानों की जमीन कानूनन घर मानी जाती है, मगर इस लॉ ने कहा कि अब यह जमीन बिजनेस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मतलब बैंक से लोन लो और लोन ना चुका पाओ तो बैंक जमीन वापस ले लेगा, जैसा कि सिस्टम होता है। किसानों ने कहा कि भाई वो गरीब हैं, लोन चुका नहीं पाएंगे और एक दिन बेघर हो जाएंगे। बस यहीं से लगी आग और फिर हुए प्रोटेस्ट। लेकिन मजे की बात यह है कि पाज ने अब इस लॉ को वापस ले लिया, पर प्रोटेस्ट नहीं रुके हैं। अब मांग है कि पाज इस्तीफा दें। फॉर्मर प्रेसिडेंट इवो मोराल्स लेड अ 190 किलोमीटर मार्च टुवर्ड्स ला पाज। ये वही शख्स है, पूर्व राष्ट्रपति और वही शख्स है जिनके खिलाफ खुद एक अरेस्ट वारंट है ऑन चार्जेस ऑफ अब्यूजिंग इन्वॉल्विंग अ माइनर। हाउएवर उनके सपोर्टर्स की तादाद अभी इस वक्त काफी सब्सटैंशियल है। अब आ जाइए अमेरिका मेक्सिको के बीच स्टील पर टैक्स वॉर हो रहा है, उस पर हुआ क्या है? अमेरिका ने मेक्सिको के से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 50% का भारी भरकम टैरिफ हो गया। अरे यार, ये आदमी हर जगह टैरिफ। दिस डिसीजन हैज क्रिएटेड सिग्निफिकेंट ट्रेड टेंशन बिटवीन द 2 नेबरिंग कंट्रीज। मेक्सिको's इकोनॉमी मिनिस्टर मार्सेलो एब्डार्ड हैज टर्म्ड दिस मूव बाय द यूएस एज अनजस्टिफाइड। और क्या करेगा, बगल पड़ोसी अनजस्टिफाइड ही बोल पाएगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए 27 से 29 मई के बीच मेक्सिको सिटी में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच एक अहम व्यापारिक बैठक USMCA समझौते की समीक्षा चल रही है। मेक्सिको की चिंता है कि इतने भारी टैक्स का सबसे बुरा असर दोनों देशों की ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले जो सिर्फ टैक्स पर निर्भर न हो और भी आयाम हो उसके। अब आ जाइए सूडान। वहां आसमान से आफत बरस रही है। सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, लोगों को पता ही है। वहां की सेना और रिबेल ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जमीनी लड़ाई की बजाय अब हथियारों से लैस ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। UN ह्यूमन राइट्स चीफ वॉकर तुर्क हैज एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर दिस सिचुएशन। हालात मतलब बताए जाएं, जो विजुअल्स हम आ रहे हैं बहुत खराब है। सिर्फ जनवरी से अप्रैल के बीच में ड्रोन अटैक्स में 880 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। इन सूडान 80% ऑफ ऑल वॉर रिलेटेड डेथ्स आर कॉज्ड सोली बाय दीज ड्रोन स्ट्राइक्स। दारफूर और कोर्डोफन जैसे इलाकों में भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स, रेजिडेंशियल एरियाज और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। UN ने वार्न किया है कि ये जो ऊपर हमला हो रहा है, एरियल अटैक्स हो रहे हैं, उनकी वजह से खाना, पानी और मेडिकल टीमें पहुंच भी नहीं पा रही हैं। As a result, the risk of a severe humanitarian crisis and famine in Sudan has risen sharply. अब चलिए चाइना, जो 1 साल स्पेस में रहने वाला है और 1 साल चांद को तकता रहेगा। 24 मई को चीन ने शेनजाओ 23 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। 3 एस्ट्रोनॉट्स टियोंगोंग स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। जू यांगजू, यांग जुआन और लाई काइंग, इनमें से एक एस्ट्रोनॉट पूरे 1 साल वहां रहेगा ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए। ये लॉन्च चाइना के 2030 तक क्रूड लूनर लैंडिंग के प्लान का हिस्सा है। ये खबर आप हाँ स्पेस साइंस से हटाओ कह के रिजेक्ट करें, इससे पहले थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए फिर रिजेक्ट करिएगा। नासा का लूनर लैंडिंग टारगेट यानी अमेरिका का लूनर लैंडिंग टारगेट कब है? 2028। दोनों देशों की स्पेस रेस अब सिर्फ ऑर्बिट तक सीमित नहीं है, चांद तक पहुंचने की हो गई। और चीन इस बार सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए अपना एक आदमी ऊपर भेज रहा है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो जो स्पेस रेस हुई थी उसके बारे में पढ़िएगा। अब आ जाइए कान फिल्म फेस्टिवल, जहां से इस बार आइडेंटिटी, इमिग्रेशन और मॉरल ग्रे जोन्स की कहानियां जीती। 79th कान में रोमानियन डायरेक्टर क्रिश्चियन मुंजियू की फिल्म फ्योर्ड ने पाम दौर जीता है।
ये एक कल्चरल वॉर ड्रामा है जो नॉर्वे में सेट है। एक इमिग्रेंट रोमेनियन फैमिली और नॉर्वेजियन सोशल सिस्टम के टकराव पर बनी है ये फिल्म। फिल्म में सेबेस्टियन स्टैन और रेनेट रेंजाई लीड रोल्स में हैं। इमिग्रेशन, चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम और हु गेट्स टू डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये सवाल 2026 में जितने नॉर्वे के हैं उतने ही हर देश के, और यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसका बहुत ही क्रिएटिव नाम हमने रखा है इंटरेस्टिंग बात। इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग बात में कहानी है डनकर्क की, उन 9 दिनों की जब हार को जीत में बदला गया। अब बस एक सीन इमेजिन करो, लगभग 3.5 लाख सैनिक, एक समुद्र तट और पीछे से आधी नाजी फौज की आवाजें। ये वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी जीत नहीं थी, मगर इसके बिना शायद कोई जीत होती है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तब जाके क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 1940 का यूरोप एक बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में था। हिटलर पोलैंड निगल चुका था, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, अब फ्रांस की बारी थी। मई 1940 में जर्मन टैंक्स ने आर्देनेंस के घने जंगलों से होते हुए वो रास्ता चुना जिसे एलाइड कमांडर्स ने इम्पॉसिबल माना था, द मैग्नेट लाइन। इसे फ्रांस अपनी सबसे बड़ी ढाल समझता था, पर जर्मन फौज ने इसे बाईपास कर दिया बिना उसे तोड़े। देखते देखते ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं घिर गईं। नॉर्थ की तरफ समुद्र, बाकी 3 तरफ वेयरमाख्ट यानी नाजी जर्मनी की यूनिफाइड आर्म फोर्सेस। देयर वाज अ स्मॉल पोर्ट सिटी इन नॉर्दर्न फ्रांस कॉल्ड डनकर्क। वहां के रेत के मैदान पर 3,38,000 से ज्यादा सैनिक खड़े थे। कोई लेटा था, कोई बैठा था, गोलियां चल रही हैं। ऊपर से जर्मन एयरफोर्स, जिसे लुफ्टवाफे कहते थे, वो बम गिरा रहे हैं। हो यह रहा था कि समुद्र में जो बड़े जहाज हैं, शैलो वाटर की वजह से वो किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो ब्रिटेन उनको बचा ही नहीं पा रहा था, फ्रांस उनको बचा ही नहीं पा रहा था। चर्चिल और उनकी कैबिनेट जानती थी कि अगर ये सैनिक पकड़े गए तो ब्रिटेन के पास लड़ने के लिए कोई फौज बचेगी ही नहीं, युद्ध वहीं खत्म हो जाता। That is why on May 26, 1940, Operation Dynamo began. ब्रिटिश नेवी के पास बड़े वॉरशिप्स थे, मगर किनारे तक पहुंचने के लिए चाहिए थे छोटी शैलो वाटर में चलने वाली नावें, जैसा मैंने आपको बताया। तब ब्रिटेन ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में कभी शायद ही होता हो। रेडियो पर एक कॉल गई हर उस नाव के मालिक के पास जिसके पास कुछ भी था, फिशिंग बोट्स, फेरी बोट्स, प्लेजर यार्ड्स। एक आदमी की छोटी सी नाव वो हर रोज हर रविवार थेम्स पर चलाता था। सबको एक रेडियो मैसेज किया और सब आए। ओल्ड फिशरमैन, यंग शॉपकीपर्स, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स, सब अपनी अपनी नावें लेकर, एक ये मतलब कॉमन नावें हैं, इंग्लिश चैनल में पार करने निकल गए दुश्मन के इलाके में बिना किसी हथियार के। ऐसे 9 दिनों तक चलता रहा और नतीजा 3,38,226 सैनिक वापस आए। 4 जून को, मतलब इस ऑपरेशन के बाद, पार्लियामेंट में चर्चिल ने कहा वॉर्स आर नॉट वन बाय इवैक्यूएशन। सच था, मगर यह भी सच था कि 3,38,000 सैनिकों के बिना आगे कोई युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता था। यही लोग बाद में नॉर्थ अफ्रीका में लड़े, इटली में लड़े, 1944 में नॉर्मैंडी के समुद्र तट पर उतरे। डनकर्क को कभी जीत की तरह दर्ज नहीं किया गया इतिहास में। टेक्निकली जमीन गई, आपके इक्विपमेंट्स गए, मोराल गया, मगर फौज बच गई। और जब तक फौज बची थी, उम्मीद बची थी। अंत में क्या हुआ, हिस्ट्री नोट्स। ये था इस बार का हमारा इंटरनेशनल और इंटरेस्टिंग बात जो खत्म हो गई। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये डायरेक्शन हमारी सही लगी, इस बार थोड़ा हमने पैकेजिंग बदल दी है, कलर कलर वैसा ही। अगर आपको कोई भी ऐसा सुझाव हो जो आपको लगता हो कि भाई सब्जेक्ट में तुम लोग ये कर सकते हो, अपनी डिलीवरी में तुम ये कर सकते हो, तो हमें बताएं, हम उसे फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए जिंदाबाद।